तो दोस्तों जंगल के सबसे अमीर जानवर रंगा सियार से परेशान होकर जंगल के कुछ जानवर उसकी पूंछ में पटाखे लगा देते हैं। पटाखे फटने से उसकी कटोरी जो होती है वो कढ़ाई बन जाती है, लेकिन सियार अपने पैसों के दम पर मीडिया में अपनी कढ़ाई को बड़ी कटोरी छपवाता है। चीन भी यही सब करता हुआ दिख रहा है। किस प्रकार से अमूल के द्वारा बनाए गए कार्टून को बैन करवाया गया और किस प्रकार से सोशल मीडिया के जाइंट्स जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या फिर ट्विटर को या फिर पूरी मीडिया को ही किस प्रकार से चीन उंगलियों पर नचाता हुआ दिख रहा है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों अमूल भारत का फेमस डेयरी ब्रांड 3 जून को अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट डालता है, एक पिक्चर डालता है जिसमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और जो फेमस अमूल गर्ल है वो कह रही होती है एग्जिट द ड्रैगन। बेसिकली डायरेक्ट ना कहते हुए इनडायरेक्टली ये कहा गया कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये ट्विटर की किसी पॉलिसी का वायलेशन था? जी नहीं, लेकिन हैप्पी ने तो भागने की कसम खाई हुई थी तो भाग गई। 4 जून को अचानक से ट्विटर के द्वारा अमूल का जो ट्विटर अकाउंट था उसको डीएक्टिवेट कर दिया इस कार्टून के बाद, और इसके बाद एक बहुत बड़ा बैकलैश हुआ फॉलोअर्स के द्वारा ट्विटर के ऊपर। लेकिन जब अमूल ने इसका कारण बताओ नोटिस जारी किया ट्विटर को, तो ट्विटर ने कहा कि भाई टेक्निकल ग्लिच हो गई थी कोई। सही बात है, जो इंजीनियर था वो सगाई पक्की होने के कारण छुट्टी पे गया होगा। लेकिन चलिए, इसके बाद अकाउंट तो वापस आ गया और अमूल ने एक और मिसाइल दाग दी। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि क्या चीन से रिलेटेड किसी चीज पर पहली बार अटैक किया गया है और अटैक करने वाली चीज को सोशल मीडिया से गायब कर दिया गया है इस तरीके से? जी नहीं, पिछले महीने ही भारत के यूजर्स ने टिकटॉक पर नेगेटिव रिव्यूज की बाढ़ लगा दी थी मिलियंस की संख्या में। लेकिन प्ले स्टोर जो है गूगल का, उसने सारे के सारे नेगेटिव रिव्यूज हटा दिए और जो रेटिंग 4.5 से 1.2 आ चुकी थी वो फिर से वहीं पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो टिकटॉक का एक ऑल्टरनेटिव बड़ी संख्या में डाउनलोड किया जा रहा था, मित्रों नाम की ऐप, वो भी प्ले स्टोर से गायब कर दी गई थी। लेकिन ये तो भाई साहब इंटरवल है, क्लाइमैक्स नहीं देखोगे। भारत में किसी आदमी ने रिमूव चाइनीज ऐप नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी प्ले स्टोर पर, जो आपके फोन से ढूंढ ढूंढ कर चाइनीज एप्लीकेशंस को निकाल रही थी। मिलियंस ऑफ डाउनलोड इसके भी हो चुके थे, लेकिन प्ले स्टोर ने, गूगल ने इस एप्लीकेशन को भी डिलीट कर दिया। कारण क्या बताया गया भाई इस सब का? कहा गया कि भाई पॉलिसी के खिलाफ है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, गाइडलाइंस के खिलाफ हैं, जो कि हो सकता है। शायद सारी गलतियां भारत के एप्लीकेशन से ही हो रही हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अमूल के द्वारा कौन सी गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था जो उसकी पोस्ट डिलीट कर दी गई? और दूसरी तरफ भारत की पूरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को इनडायरेक्टली सुअर कहती प्रतीत हो रही इस एलियन ने कौन सी गाइडलाइन को फॉलो कर लिया है, मुझे भी बता दो। वहीं रेप, एसिड अटैक, एनिमल क्रुएलिटी, लव जिहाद, चाइल्ड पॉर्न जैसी चीजों के वीडियोस को प्रमोट करने वाली और कंप्लेंट के बाद भी ना हटाने वाली टिकटॉक किस गूगल की पॉलिसी को फॉलो कर रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सारे जो बहाने हैं ना, ये मनी हीस्ट वाला मुखौटा प्रतीत होता है। इनके पीछे जो चेहरा छुपा हुआ है वो ज़ॉम्बीज़ का चेहरा है। तो चलिए इन ज़ॉम्बीज़ का भयानक चेहरा आपको दिखाते हैं। आज से करीब 2 साल पहले द गार्डियन ने अपनी एक स्टोरी छापी थी जिसमें लिखा था कि किस प्रकार से चीन पूरी दुनिया के अंदर मीडिया को खरीद रहा है। और यही स्टोरी भारत में द प्रिंट में शेखर गुप्ता ने छापी थी। लेकिन कैसे खरीद रहा है? तो 2016 में शी जिनपिंग मीडिया के लोगों को चीन की कहानी को अच्छे शब्दों में बताने की अपील करते हैं, और इसके साथ ही 2016 में ही जादुई तरीके से चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री होस्ट करना शुरू कर देती है विदेशी जर्नलिस्ट को, स्पेशली फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका। इन्हें पैसा, पॉश फ्लैट्स, फ्री कंट्री टूर्स दिए जाते हैं। यह होस्टिंग हर साल होती है और साल में 10 महीने चलती है। भारत से यहां पर IANS, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के जर्नलिस्ट जा चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस वही अखबार है जो याकूब मेमन के मरने पर लिखता है एंड दे हैंग्ड याकूब। अब जरा 2020 में आ जाते हैं। 25 मार्च को भारत का एक फेमस जर्नलिस्ट बयान देता है कि किस प्रकार से चीन जो है वो पैसा बांट रहा है फेवरेबल रिपोर्टिंग के लिए मीडिया के अंदर। उसको भी एक ऐसा ही ऑफर आया है, लेकिन वो ऐसा करने नहीं वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी प्रकार का एक बयान देता है जर्मनी के एक बहुत बड़े अखबार का एक फेमस रिपोर्टर। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पर मीडिया ने कुछ फेवरेबल रिपोर्टिंग की भी है या नहीं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यूएस के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है कि किस प्रकार से चाइना की वजह से वेस्ट को कोरोना वायरस पर तैयारी का टाइम मिला, लेकिन वेस्ट ने उसे व्यर्थ कर दिया। कैसे टाइम मिला? तो भाई चाइना ने ना कोरोना पर बहुत बढ़िया काम किया और उस पर बहुत बढ़िया तरीके से अपने वहां पर काबू पाया और वेस्ट को टाइम मिल गया और वेस्ट
प्रेस ने उसे व्यर्थ कर दिया। ऑलमोस्ट सेम स्टोरी को छपा गया MSNBC के द्वारा और इसी प्रकार की ढेर सारी स्टोरीज पूरी मीडिया में छपने लगी। सिर्फ यूएस में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत में छपने लगा कि किस प्रकार से पूरी दुनिया ठप पड़ी है, रुकी पड़ी है, लेकिन चाइना की फैक्ट्रीज फाड़ रही हैं। दूसरी तरफ रवीश कुमार जी पूरा शो ही लेकर आ गए इस मुद्दे के ऊपर, जब भारत ने कुछ छोटा सा बैन लगा दिया चाइना के ऊपर। बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया गया, इसके लिए हमने दूसरे वीडियोस में कवरेज की थी, वो मैं आपको दोनों वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो भाई सोशल मीडिया के बारे में था, लेकिन ये करमजला जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज्ञान बांट रहा है। तो चलिए सोशल मीडिया की पूंछ में पटाखे लगाते हैं। चीन के अंदर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बैन है, लेकिन चीनी सरकार के द्वारा जो स्टेट ऑन मीडिया है वो इन तीनों मीडियम्स के ऊपर ओढ़नी ओढ़ कर खूब नाच रहा है। कैसे? तो भाई इनके द्वारा ना पेजेस बनाए गए हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर चीनी स्टेट ओन मीडिया CGTN का ये पेज है, इसके ऊपर 105 मिलियन लाइक्स हैं। दूसरी तरफ अगर आप CNN के पेज को देखते हो तो उस पर 35 मिलियन के करीब लाइक्स हैं। लेकिन सवाल तो यही आ जाता है कि भाई जो मीडियम चीन के अंदर बैन है उस पर तो चीनी मीडिया को संजय सिंघानिया की तरह होना चाहिए था, तो वो गजनी किलर कैसे बन गए? तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फेसबुक की एड लाइब्रेरी CGTN नाम के पेज के लिए, जो कि चाइना का स्टेट ओन मीडिया का पेज है। कैसे भनाभन पोस्ट और पेज एड्स चलाई जा रही हैं ये आप देख सकते हैं, और किस प्रकार की एड चलाई जा रही हैं ये भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। अभी जो एड्स हैं ना, ज़्यादातर पता है किन एरियाज में चलाई जा रही हैं? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, नैरेटिव कंट्रोल के लिए। किस प्रकार से ये नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा है? तो 21 जनवरी से 13 मार्च तक कोरोना वायरस पर पोस्ट का डेटा देख लीजिए। पहला फिगर जो है वो चाइनीज मीडिया का है, तीनों महीने ग्राफ बड़ा है। दूसरा जो ग्राफ है वो यूएस मीडिया का है। फरवरी एंड और मार्च में ग्राफ बढ़ रहा है, जब ट्रंप ने ये सब कहना शुरू कर दिया था। यानी कि चीनी मीडिया जो है वो कोरोना वायरस पर बाकी पूरी दुनिया की मीडिया से भयंकर अमाउंट में पोस्ट वगैरह ज्यादा कर रहा था, लेकिन उन पोस्ट में कवर क्या किया जा रहा था? तो भाई जिस बच्चे को CNN ने कोरोना पॉजिटिव पाया उसे चीनी मीडिया ने अपने देश का मिरेकल बता दिया था। दूसरी तरफ चीनी मीडिया की जो पोस्ट थी उनके अंदर रिकवर्ड, ट्रीटिंग, क्योर्ड, डिस्चार्ज जैसे जो शब्द थे उनका प्रयोग ज़्यादा हो रहा था। अब ऐसे शब्दों के साथ किस प्रकार की पोस्ट वो होंगी, आप खुद समझ सकते हैं किस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था। और ये जो रिसर्च है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक डेटा के अनुसार चीन सिर्फ फेसबुक के ऊपर $5 बिलियन खर्च रहा है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। ये जो पैसा है ना वो सीधा सीधा मिलने वाला पैसा है, उल्टा पैसे का तो कोई हिसाब ही नहीं है, जो कि सिर्फ जुकरबर्ग फूफा जी जानते होंगे। लेकिन ये सिर्फ फेसबुक का हाल नहीं है, यूट्यूब पर भी ये एड्स घमासान मचा रही हैं। किस प्रकार से चीनी स्टेट ओन मीडिया CCTV यूट्यूब के ऊपर एड चला रही है हांगकांग में चल रहे प्रोटेस्ट के लिए, और किस प्रकार से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। ये प्रोटेस्ट सही हैं या गलत हैं ये अलग बात है, लेकिन ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये प्रोटेस्टर्स हैं, टेररिस्ट नहीं है। इतना तो यूट्यूब को समझ ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार की जो एड है उनके प्लेटफॉर्म पर कैसे चल रही है, ये उनकी खुद की गाइडलाइंस के खिलाफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब जरा टिकटॉक वाले ट्विटर के ऊपर कैसी एड्स चला रहे हैं वो देख लीजिए। टिकटॉक भारत के अंदर एक NGO की तरह काम करता है। टिकटॉक भारत के अंदर एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है। टिकटॉक खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप से मिला रहा है। भाई अपना नाम बदलकर टेरेसाई रख लो। अब भाई टिकटॉक का स्वार्थ क्या है इतना सारा पैसा फूंकने में? तो भाई जो रैंकिंग है ऑलरेडी वो 5 से 10 पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग जो अनइंस्टॉल मार चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनइंस्टॉल तो नहीं मार रहे हैं लेकिन देखना ही छोड़ चुके हैं। इन शॉर्ट फटी पड़ी है। लेकिन आपको असलियत पता है क्या है? जिस समय चीन सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इतना भयंकर पैसा खर्च रहा है फेवरेबल कंटेंट के लिए, उसी समय चीनी कंपनियां जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फॉल्टी टेस्ट किट्स भेज रही हैं। उसी समय चीनी कंपनियां जो हैं वो चीनी मर्दों के द्वारा पहने गए कच्छों के बने मास्क भेज रही हैं, और चीन जो है भारत के साथ LAC पर स्कफल कर रहा है। लेकिन चीन इतना ढेर सारा पैसा क्यों खर्च रहा है नैरेटिव को बदलने में? तो भाई जो US है उसने $20 ट्रिलियन मांग लिए हैं कॉम्पनसेशन के लिए कोरोना वायरस के
के तहत। और दूसरी तरफ जर्मनी ने 150 बिलियन यूरोज मांग लिए हैं चीन से कोरोना वायरस के कॉम्पनसेशन के लिए। अब इतना पैसा देने से अच्छा है कि भाई इन देशों के मीडिया को कुछ बिलियन डॉलर देके खरीदो और जो मुंह में हड्डी दबी हुई है उसे दातुन की तरह दुनिया को दिखाओ। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि भाई अमूल जैसे हैंडल को बैन करने जैसे स्टेप क्यों लिए जाते हैं। तो टिकटॉक का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, कितना नुकसान हुआ है वो आपको पता ही चल चुका होगा। अब ऐसे में अमूल जैसा हैंडल अगर ऐसा कुछ बोल दे कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो तो नुकसान मैनीफोल्ड हो जाता है। अब जरा आइडियोलॉजी पर भी बात कर लेते हैं। ट्विटर के जो ग्लोबल सीईओ हैं वो ओपनली कह चुके हैं कि वो लोग जो हैं वो लेफ्ट लीनिंग है। दूसरी तरफ ट्विटर इंडिया के जो दो चीफ हैं पुराने, वो किस प्रकार से उनके बयान आते हैं कश्मीर से लेके बाकी मुद्दों तक, वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं उनका आइडियोलॉजी। और तीसरी तरफ यूट्यूब जो है वो ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद उन्होंने एक सभा की थी, उस सभा में बस रोना बाकी रह गया था। उसका मैं आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो भाई साहब ये है पूरी सिचुएशन, किस प्रकार से जो पूरा खेल है वो आइडियोलॉजी और पैसे का है। चीनी प्रोडक्ट का जो बॉयकॉट है वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन चीनी प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट बेटर सॉल्यूशन है। भारत के यंगस्टर्स जो हैं उनको अपनी कंपनी खोलनी चाहिए, अच्छे आइडियाज़ के साथ अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाने चाहिए और रिप्लेसमेंट करते हुए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिस प्रकार से पीपीई किट्स के अंदर किया गया है कुछ वैसे ही। लेकिन आप लोग अब ये सब करेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, लेकिन आप जानते होंगे। आप हमें बताइए कमेंट्स करके। साथ ही साथ अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है, हमारा शो पसंद है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट्स में है। आपका जो सपोर्ट है वही इस चैनल को चला पा रहा है। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।